इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है और क्वेश्चंस जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हैं। तो बेहतरीन तरीके से इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस है और बहुत जो है अच्छी लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो स्क्रीन पर बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है ना, बात करें यहाँ पे एक बच्चे की जो वृद्धि है यानी कि जो ग्रोथ है, वृद्धि ग्रोथ बढ़ना और विकास डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कारकों के द्वारा इफेक्ट होती हैं यहाँ पे, क्या परवरिश की शैलियाँ है या फिर जेनेटिक्स होती है या फिर यहाँ पे स्कूलिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो होती है, फिर पर्सनल जो है हमारा एक इंटरेस्ट होता है या उस थ्रू होती है। तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या हमारे ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं या फिर क्या है। तो सबसे पहले तो देखो, अगर हम बच्चे की बात करते हैं, आपको पता है जो एक छोटा बेबी होता है जब अपनी माँ के गर्भ में फर्स्ट टाइम ठहरता है और उसके देन यहाँ पे 9 मंथ, ठीक है ना, 9 मंथ के बाद में उसका क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है। और भैया जैसे ही उसका जन्म होता है तो यहाँ पे बच्चे की जो परवरिश की जाती है, आपको पता है वो उसके पेरेंट्स से, ठीक है ना, परवरिश की शैलियाँ यानी कि उसके जो है पेरेंट्स अपनी फैमिली में यहाँ पर, ठीक है ना। और जेनेटिक्स मेकअप, जी हाँ, अनुवांशिक ढांचा संरचना, देखो अगर जो है आपके जो पेरेंट्स हैं वो हेल्दी है, बढ़िया आपकी मम्मा हेल्दी है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो भी इस तरह का ही होगा, यहाँ पे हेल्दी होगा। तो ये अनुवांशिक ढांचा। और अगर हम यहाँ पे बात करें, इस तरह के भी इफेक्ट्स आपके पड़ते हैं, कहते हैं कि भैया अगर मॉम जो है यहाँ पे सुंदर है तो बच्चे भी इस तरह के ही होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट डालती हैं। और जो विद्यालय एक्सपीरियंस होता है, जब बच्चा जो है स्कूल्स में जाना स्टार्ट कर देता है 5 क्लास में, जब उसका फर्स्ट क्लास में, ठीक है, एडमिशन होता है, तो तब भी यहाँ पर, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। और उसका जो है व्यक्तिगत जो रुचि है, यानी कि व्यक्तिगत रुचि, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे क्या है, मम्मी पापा है, ठीक है, और इसमें जो हमारी माँ है, ओके, हमारी माँ को सिंगिंग बहुत पसंद है, यानी कि गाने जो है गाने में बहुत रुचि है, गाना गाने में बहुत ज़्यादा क्या है, रुचि है व्यक्तिगत। तो जो यहाँ पर अगर हम बच्चे की बात करें कि जो उनके भैया बेबी है, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा क्या है, रुचि है, यानी कि उसको भी अपने मॉम की व्यक्तिगत रुचि यहाँ पे, यानी कि और अनुवांशिक हेरेडिटी एक रुचि यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी इफेक्ट डालती है और ये जो है बच्चे की वृद्धि और उसका डेवलपमेंट इन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। देन यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन 4, जी हाँ बिल्कुल ये सारे ही हमारे ऑप्शन सही यहाँ पर होंगे। ठीक है ना, तो जिस तरह से सारी चीज़ें मैंने बताई है, सारी चीज़ें वो स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और बात करते हैं बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। देखो बच्चों में विकासात्मक, विकास की बात कर रहे हैं, विकास यानी कि डेवलपमेंट वही आपका, ठीक है ना। तो इसकी बात करेंगे, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन, चेंजमेंट कैसे कैसे होते हैं। सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होता है या फिर एक आयामी और रैखिक होता है या फिर वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच की एक जटिल अंतःक्रिया है या फिर बात करें अपरिवर्तनीय है, पता ही नहीं, और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है। तो विकास कैसे होता है बालक में, बच्चे में, विकास डेवलपमेंट ये कैसे होता है, किस तरह होता है, ये बताना है। सबसे पहले तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ना, कि सभी संस्कृति जो सभी कल्चर्स होते हैं, ओके, सभी जो है कल्चर्स यूनिवर्सल यहाँ पे समान गति से एक सेम पेज अक्रॉस करते हैं, समान गति से। जी ये गलत बात है, आप बताइए मुझे कि आप देखो यहाँ पे 3-4 बहन भाई है, क्या आप समान गति से आपका डेवलप होगा? नहीं ना। दुनिया में कोई भी यहाँ पे बच्चा है, वो चाहे अमेरिका से रिलेटेड है, चाहे रूस का रहने वाला है, जापान का है, फिर इंडिया का रहने वाला है, ओके, तो उसकी बात करेंगे ना, सभी बच्चे अलग अलग, उनकी अलग अलग क्या होती है, संस्कृति, अलग अलग कल्चर्स होता है। देखो, और इंडिया में तो भैया इतने सारे धर्म है, आपको पता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो यहाँ पे तो सबका कल्चर्स भी अलग है, सबकी क्षेत्रीय भाषा भी अलग है, सारी चीज़ें अलग है, सोच, खान पान, यहाँ तक कि सारी चीज़ें डिफरेंट है आपके, तो फिर समान कैसे होंगे बच्चे? गलत है। एक आयामी और नहीं, एक आयामी भैया, क्या बच्चों का विकास ओनली एक आयाम से ही होता है कि बस एक ही साइड से होगा? नो, यहाँ पर तो विकास ही तो है, पूरी जीवन रेखा विकास ही तो है। और क्या आप कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ जो भी आप सीख रहे हैं, कहीं से भी, किसी के पास से भी, मौखिक है, लिखित है, जो भी है, तो वो क्या होता है, बहुआयामी होता है। तो विकास बहुआयामी होता है, ओके।
रेखिक होता है ये तो सही है, लेकिन एक आयामी नहीं बहुआयामी होता है, इसलिए कट हो गया यहाँ पे। अगर बात करें ये अपरिवर्तनीय, नहीं, देखो विकास अपरिवर्तनीय, विकास परिवर्तन चेंजमेंट होता रहता है। विकास जो है हर अवस्था में, जो बालक होते हैं, बालकों की जो शेषावस्था होती है, जो बाल्यावस्था होती है, और जो किशोर अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इन सब स्टेज में डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जो है तरह से होता है, इसलिए परिवर्तन चेंजमेंट होता है। सबसे स्टार्टिंग में जो शेषावस्था होते हैं ना, उसमें बहुत फास्ट ग्रो होता है, बाल्यावस्था में धीमा होता है, किशोरावस्था में फिर फास्ट होता है, इस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। और भैया जो विकास होता है वो आपका, अगर बात करें पैर की उंगली से सिर की ओर नहीं, नो, विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखें, इसलिए सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे विकासात्मक परिवर्तन, विकास में चेंजमेंट क्यों होते हैं? हमारे वंशानुगत, हमारे हेरिडिटी के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ पे बात करें, ओके। तो इन कारकों के बीच में एक क्या है, जटिल अंतः क्रिया है, इस वजह से हमारे विकास में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। तो ये है एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछे, किस तरह भी पूछे, घुमा फिरा के, लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़े नेक्स्ट स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, और ये असेसमेंट और यहाँ पे रीजंस वाला है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यहाँ पे अभिकथन देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर अभिकथन फर्स्ट है, ए, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं, ओके। रीजन कारण क्या है, फिर तर्क यहाँ पर है आपका, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। तो बताना है यहाँ पे कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो सीटेट का एक फंडा बताओ ना मैं आपको, अगर सीटेट की हम बात करें, अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सीटेट में गलत हो जाता है ना, तो मानो कि सारे गलत है, डी ऑप्शन को आप चूज कर लीजिए, ओके, ये होता है। और अगर सीटेट में अगर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है, और फर्स्ट ऑप्शन राइट होने के जो है चांसेस हैं, ओके, तो ये नहीं कि सेकंड जो है राइट होगा या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते, दोनों भी राइट हो सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, अगर ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो मानो कि दोनों कथन गलत है, तो डी ऑप्शन लगा दीजिएगा ध्यान से। अभिकथन की बात करें कि सभी संस्कृति में, कल्चर्स में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से सीखते हैं। बताइए, जो अमेरिका है, इटली है, रूस है, भारत है, क्या जब बच्चे यहाँ पे जन्म लेते हैं, क्या सभी बच्चे एक ही दिन पैदा होते हैं? बताओ, क्या सभी बच्चे एक ही धर्म में पैदा होते हैं? क्या सभी बच्चे एक ही क्षेत्र में पैदा होते हैं? क्या सभी बच्चे एक ही भाषा जो है, एक ही बात करें इन्वायरमेंट में पैदा होते हैं? नहीं ना, तो गलत बात है। देखो, सबकी संस्कृति डिफरेंट होती है, और एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भैया मैंने कहा, जब अभिकथन ही गलत हो गया ना, जब अभिकथन ही गलत है तो कारण पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और चाहे पढ़ लो। फिर यही बात कही गई है कि बचपन जो विकास होता है एक आयामी, यानी कि बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी नहीं, सार्वभौमिक तो सही है लेकिन एक आयामी नहीं, बहुआयामी होता है। इसलिए मैंने तो पहले ही बताया था कि अगर अभिकथन गलत है ना, तो बस डी ऑप्शन को चूज कर लो, लेकिन समझाना भी तो बनता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। सो डी ऑप्शन क्यों राइट है और कैसे है। आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन से, बेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले स्टार्टिंग में इंग्लिश में है और हिंदी में देखो फिर है। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने से डरती है, क्या बात है? उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार बात करें, सीमा किस स्तर पर यहाँ पर पहुँच चुकी है? बहुत बढ़िया, द ग्रेट क्वेश्चन से भैया, ठीक है ना। उत्तर पारंपरिक स्तर पर है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर है, या फिर अमूर्त स्तर पर है, या फिर पारंपरिक स्तर पर है। देखो, अगर हम कोहलबर्ग की बात करते हैं, कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है? नैतिक सिद्धांत यहाँ पर, और इन्होंने अपने 3 चरण बताए, और 3 चरण में 6 इनके उपचरण है। और वो जो 3 चरण है, पहला इनका जो चरण है वो है यहाँ पर क्या, आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। क्या है? पूर्व पारंपरिक स्तर है। फिर यहाँ पर उनका क्या है, पारंपरिक स्तर है। और फिर यहाँ पर बात करें उनका है उत्तर पारंपरिक स्तर। इस तरह से इनके दो यहाँ पे उपचरण बताए हैं यहाँ पे भैया कोहलबर्ग ने। और कोहलबर्ग एक जो है हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी एक कहानी स्टोरी बनाते हैं। उसी स्टोरी पे ना देखो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ कहते हैं ना वो चीज़ रियल होती है। जी हाँ, वो चीज़ रियल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, हमें पता नहीं चलता लेकिन रोल प्ले करती है। जी हाँ, बिल्कुल करती है। तो यहाँ पे बताना है, देखो, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में जो है डरती है। उसे लगता है कि
मम्मी को पता लगेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, यानी कि मम्मा ने बढ़िया एकदम अच्छी मिठाई बनाई है, यानी कि मावे के पेड़े वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो भैया बढ़िया से अच्छे से डिब्बे में पैक करके रखे हुए हैं और मम्मा ने बोला है कि मेरी बिना आज्ञा के कोई इनको टच नहीं करेगा, वरना तुम सारे भी गपशप कर जाओगे, ठीक है। तो मम्मा नहीं होती वहाँ पे, फिर ये जो है इनकी बेटी क्या सोचती है कि चलो मौका है, फटाफट खा लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, मिठाई विठाई। तो भैया यहाँ पे फिर क्या पॉइंट्स आता है, फिर ये पॉइंट्स आता है वो डरती भी है कि अगर मम्मा को पता चलेगा ना तो मेरी पिटाई होगी, दंड मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। खाने की बात है, वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी भैया पीछे तो डंडा आपके ज़रूर पड़ेगा ही, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो कोहलबर्ग साहब है ये आपका बताते हैं कि दंड, जी हाँ, जो इनका दंड आज्ञाकारिता वाला एक नियम है वो आपका जो है इसमें ही फॉलो होता है, और यह है पूर्व पारंपरिक स्तर पे। किसका है? पूर्व पारंपरिक स्तर का, ठीक है ना। मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगी इनकी, तो टेंशन नहीं लेना, अभी तो स्टार्टिंग है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, ये बताना है। अनुकूलन है, पुनर्बलन है, पूर्वाभ्यास है और कलन विधि है। सबसे पहले तो अगर जीन पियाजे जी की बात कर लेते हैं, जो जीन पियाजे साहब जी हैं, तो भैया जीन पियाजे साहब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे सीटेट के लिए, और जीन पियाजे साहब ने यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा भैया? संज्ञानात्मक विकास का जो है सिद्धांत यहाँ पे जीन पियाजे देते हैं, और इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें कि संवेदीगामक अवस्था है, जिसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। सेकंड यहाँ पर इनकी है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, थर्ड इनकी मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है, 4 इनकी अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था है। बहुत अच्छे से मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी, इसलिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखना है कि ये जो अनुकूलन है, पुनर्बलन, देखो पुनर्बलन की बात आपके पाउलो वगैरह, स्किनर वगैरह करते हैं, ठीक है। पूर्वाभ्यास नो, अभ्यास के, और कलन विधि नो, ठीक है। इनकी बात यहाँ पर जीन पियाजे करते ही नहीं है, तो जीन पियाजे करते हैं अनुकूलन, जी हाँ, अनुकूलन की तो बात करते हैं। अनुकूलन का मतलब ये होता है कि बच्चा जैसे कोई कार्य है तो किस तरह वो किया जा रहा है उसे देखता है, फिर उसी तरह से उसे एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट करता है, यानी कि ये कार्य इस तरह से होता है, ठीक है ना। कि जैसे एक लड़की खाना खाती है तो दाल चावल मिला के इस तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व, अनुकूलन करती है चीज़ों को कि अच्छे से इस तरह हाथ से मिला के खाया जाता है, और ये वर्ड्स भी जीन पियाजे का है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, आप मुझे बता दीजिएगा कि थोड़ा डीपली में इस तरह समझाऊँ या फिर थोड़ा फास्ट समझाऊँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आप चाहते हैं इस तरह ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात वाइगोत्स्की की क्या बात है, जहाँ पे जीन पियाजे, जहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर साहब, जहाँ पे जो है हमारे जो है हार्वर्ड गार्डनर साहब, जीन पियाजे, हाँ, जहाँ पे हमारे कोहलबर्ग जी, तो वहाँ पर हमारे वाइगोत्स्की भी तो रहते हैं, बड़े ही इंटरेस्टेड, जो है बहुत ही गजब है। सीटेट तो एक है ही बहुत ही गजब, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, और CDP खासकर। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बात करें, बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या संवाद से, व्याख्यान से, सजा से, पुरस्कार? तो पुरस्कार और सजा और व्याख्यान आपको पता है सीटेट के ये क्या है, निगेटिव यहाँ पे थॉट्स है, ठीक है ना। ये क्या है भैया? निगेटिव, की पुरस्कार देके आप बच्चों को सिखाओगे या फिर मार पिटाई करोगे, नहीं पढ़ रहा है तो ऐसे यूं फटाफट पिटाई करो, ठीक है ना। या फिर आप व्याख्यान दो, लेक्चर्स दो। तो बड़े बड़े जो लेक्चर्स होते हैं वो आपके जो है दिए जाते हैं जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको व्याख्यान नहीं दे जाएंगे। हाँ, डायलॉग्स, यहाँ पे संवाद, संवाद यानी कि समाज। देखो वाइगोत्स्की किसका सिद्धांत देते हैं? सामाजिक सिद्धांत यहाँ पे देते हैं, सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और ये कहते हैं कि जब बच्चा आपस में संवाद करके आपस में विचार विमर्श करता है, ओके, तो वही तो जो है उसी तरह माध्यम से बच्चा सीखता है। तो यही तो पॉइंट्स कहा है इन्होंने, संवाद जब आप करोगे ना तो आपस में चीज़ें आपकी समझ आएगी और आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कंफर्म होगा कि हाँ किस तरह से क्या है समाज, दुनिया है क्या, कैसी है दुनिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है? भाषिक विकास में, किसमें भैया? भाषिक विकास की बात कर रहे हैं, किसके? भाषिक विकास के। देखो मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे के भाषिक विकास में बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। भाषा यहाँ पे देखो, एक भाषा है और एक यहाँ पे विचार है। तो आप मुझे बताओ विचार की बातें कौन करता है? भाषा की, भाषा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम बात करें, हमारा सही आंसर
क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि भाषा को इंपॉर्टेंट देते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भैया पहले बच्चा भाषा सीखेगा, ओके, फिर बाद में उसके अंदर विचार उत्पन्न होंगे। लेकिन जो जीन पियाजे वो ये कहते हैं नहीं, पहले विचार ही तो उत्पन्न होंगे दिमाग में, तभी तो हम कुछ भाषा लिखेंगे। अगर हम कुछ लिखने बैठे हैं या फिर अगर हम कुछ बोलेंगे तो दूसरे बंदे के सामने हम कैसे प्रेजेंट होंगे। तो पहले तो हमारे मस्तिष्क में, मन में कुछ न कुछ यहाँ पे विचार से उत्पन्न होंगे कि हाँ भैया तुम्हें ये बोलना है, तो तभी तो बोलेंगे हम। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा कह रहे हैं, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे भाषा का यूज़ करेंगे और फिर हमारे माइंड में थॉट्स आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत गजब का यहाँ पे सेशन होता है। नेक्स्ट है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पे टाइपिंग मिल रही है, तो बेहतरीन, एकदम बढ़िया, ठीक है। देखो स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। देखो यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर की बात आ गई है। जो गार्डनर साहब है वो क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो आपकी डिफरेंट बहुकारक होती है। बहुकारक सिद्धांत दिया है किसने, हार्वर्ड गार्डनर ने। यानी कि एक बंदे में भिन्न भिन्न जो है टाइप्स के क्या होते हैं, इंटेलिजेंस होते हैं। अब आप मुझे बताओ, ओनली आप यहाँ पे अगर आपके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है ना, रुचि है कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, या फिर मुझे तो जो है यहाँ पे दरोगा बनना है, या फिर मुझे टीचर बनना है, तो आप अपनी लाइन चूज़ कीजिए पढ़ाई की ओर। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया इंटरेस्ट जो है पढ़ाई लेवल में नहीं होता, लेकिन सिंगिंग में होता है, या फिर यहाँ पर अगर हम बात करें जो है डांसिंग में होता है कि नहीं मुझे तो डांस जो है बढ़िया स्टार बनना है, डांसिंग, ठीक है ना, डांस स्टार बनना है, नहीं मुझे तो यहाँ पे जो है गाने वाला स्टार बनना। जैसे कि यहाँ पे आप जानते हैं कुमार सानू वगैरह है, अलका जो है आग्ने क्या है उनका नाम, ठीक है ना। तो ये क्या है, देखो बड़े बड़े सिंगर हैं आपके, और जो नए अभी आ रहे हैं अवतार यहाँ पे हमारे बीच में, ओके, तो इनके अंदर क्या है, किस तरह की उन्होंने इतनी पीएचडी नहीं कर रखी है, पीएचडी नहीं है उनके पास में। उनके पास में जो है क्वालिटी है किसकी, सिंगर की, क्वालिटी है डांस की, कैसे से गजब वाला डांस करते हैं। तो वो ये नहीं कि पीएचडी करके आए हैं, नहीं, उसका कोई मतलब। तो यही कहते हैं हार्वर्ड गार्डनर कि आप हर प्रकार से, आपके अंदर बहुत डिफरेंट, बस आपको पहचानना है कि मेरे अंदर है क्या क्वालिटी की मैं यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। तो आपके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, आप अपने अपने थ्रू यहाँ पे कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुछ क्या होते हैं, जैसे जो घर बनाते हैं तो इनके अंदर जो बुद्धि है कि स्थानिक बुद्धि है, किस तरह से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो प्रकृति अगर बात करें कि कैसे खोजबीन करते हैं कि मच्छर के काटने से बुखार होता है, मलेरिया होता है, तो वो जो साइंटिस्टिक है यहाँ पे खोजबीन करते हैं नेचुरल चीज़ों की, उनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि है, ओके, इस तरह से। तो बहुत डिफरेंट बुद्धि। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं कि भैया मैथ में बिल्कुल कहते हैं ना, कहते तो हैं, देखो कौन है वो मैथ्स में कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है ना, बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं, एक ओल्ड टाइप से, बहुत ही अच्छा सा एक लॉजिक सा है, तो बहुत इंटेलिजेंट। तो जो ये मैथ्स टाइप्स का होता है, तो इसमें भी जैसा कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है कैलकुलेशन वगैरह में, तो यही है आपका। तो तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है। देखो छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल, स्थानिक और, ये जो यहाँ पे बुद्धि की बात कर रहे हैं, स्थानिक बुद्धि की बात करें। और देखो लय है, ताल है, स्वर, यहाँ पे ये जो है हार्वर्ड गार्डनर के थ्रू संगीत बुद्धि की बात कर रहा है, ओके। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना और पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना, ये भी नहीं। जबकि हाँ देखो विशिष्ट पिंचों, स्वर और लय के बीच में अंतर करना और पहचानना कि अन्य लोग चूक सकते हैं। तो यहाँ पर सही बेस्ट क्या होगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे गणितीय बुद्धि बताना है। कौन सी बुद्धि बताना है भैया, यहाँ पे गणितीय बुद्धि हमें बताना है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। जी हाँ, इसलिए तो मैंने कट किया था। देखते हैं क्या करते हैं। देखो पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न किस में आएगा भैया, मैथमेटिक्स में ही तो पैटर्न्स की बात होती है ना, किसकी, पैटर्न्स की बात होती है। और आपकी वर्गीकरण करना, ये सारी चीज़ें तो ये आपकी गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आपकी आएंगी, ठीक है ना। आगे देखो स्क्रीन पर 9 क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप बने रहना लास्ट तक, ठीक है। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, विभेदित निर्देश लागू करें, मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें, या फिर बहिष्करण प्रथाओं का क्या करें, अभ्यास करें। तो यहाँ पे विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे क्या करें। देखो अलग अलग डिफरेंट आपकी एक कक्षा है, और आपको पता है कक्षा में 30 से 35 से 40 से 45 बहुत सारे डिफरेंट बच्चे आते हैं। तो भैया इस तरह बच्चों के आपको किस तरह हैंडल करना है, और उनकी पृष्ठभूमि कुछ
गरीब आते हैं, कुछ अमीर आते हैं, और सबका जो धर्म है अलग अलग होता है, सबकी क्षेत्रीय भाषा अलग अलग होती है, रंग रूप सबका अलग होता है, देखने में सब डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, गोरे मोटे पतले काले, है ना, इस तरह से डिफरेंट बच्चे होते हैं। तो आप इस तरह के बच्चों की इस तरह से पढ़ाएंगे। और हाँ, बुद्धि की भी तो, IQ लेवल की भी तो बात करते हैं। कुछ तो ऐसे मंदबुद्धि ठाट होते हैं भैया कि कितना भी पढ़ा लो लेकिन नहीं पढ़ने वाले हैं, और कुछ पूरे प्रतिभाशाली होते हैं, ग्रेट होते हैं, एकदम बढ़िया विशिष्ट टाइप्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या हम इस तरह के बच्चों के साथ में जो इतने डिफरेंट बच्चे आए हैं हमारे बीच में, क्या हम उनके लिए पाठ्यक्रम का पालन करना, ये तो निगेटिव है सीटेट का, और निर्देश करना भी भैया, निर्देश और ये मान के करते तो सबसे बेस्ट यहाँ पे निगेटिव है। ओके, सो सबसे जो है क्या होगा, देखो बता रही हूँ मैं, या फिर अभ्यास, प्रथाओं का अभ्यास कराना, बहिष्करण यानी कि अलग कर दो बच्चों को। नो, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी यहाँ पे मान के करते निगेटिव है। यहाँ पे बहिष्करण, अलग कर दो बच्चों को, इस तरह के बच्चों को पाठ्यक्रम का पालन करो, नो, बल्कि विभेदित निर्देशन लागू करें। जी हाँ, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। मैं देखना चाह रही थी कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भैया जैसा डिफरेंट पृष्ठभूमियों से हमारे पास में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, इसलिए डिफरेंट यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं को देखते हुए ही हमें उसी आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करानी है। और क्या है यहाँ पे कि विभेदित निर्देश, तो हमें भी तो इसी तरह से डिफरेंट ही अपनी एजुकेशन को इंक्लूड करना है अपनी पढ़ाई में बच्चों की, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है। अब पढ़ेंगे हम आकलन, असेसमेंट क्या होता है, आकलन की बात करेंगे। आकलन क्या है, असेसमेंट है क्या, को निगम को दिशा निर्देश देनी चाहिए और किसका आकलन करना है, इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है। या फिर असेसमेंट को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। या फिर बात करें यहाँ पर को बच्चों को समान क्षमता समूह धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने, पृथक कर दो कि जो बच्चा धीमा सीख रहा है, जो तेज सीख रहा है, उन्हें अलग अलग कर दो, ठीक है ना, ये गलत है। नो, बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। सो बेस्ट क्या होगा, और यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं कि अधिगम को दिशा निर्देश देने चाहिए, किसका आकलन करना है और किसे निर्धारित करना है, किसे नहीं पढ़ाना है। क्या आपकी क्लास में इतने सारे बच्चे आए कि आप ये असेसमेंट करोगे पहले कि मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा, इस बच्चे को मैं राम श्याम कालू रामू जो भी है इनको पढ़ाऊंगा, सीता गीता मीता को मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से भैया, इस तरह से थोड़ा ही टीचर्स बिहेवियर करेंगे। नो, बिल्कुल भी नहीं, गलत है। क्या फिर यहाँ पर कहे कि इन दोनों बच्चों को अलग अलग कर दे कि एक बच्चा मंदबुद्धि है, एक बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, ओके, इस तरह से कह रहे हैं। या फिर एक बच्चा धीमे से सीखता है, एक बच्चा फास्ट सीखता है, उसे अलग कर दो, नो, बल्कि असेसमेंट होता है, बेस्ट ऑप्शन डी है कि असेसमेंट आकलन जब आप कर रहे हैं तो बच्चों की सीखने की तैयारी से लेके बच्चे किस तरह सीख रहे हैं, उनके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न क्या होना चाहिए भैया जी, अंग होना चाहिए। असेसमेंट में ये तो होता है कि बच्चों को आप जो शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं तो व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह से शिक्षा प्रोवाइड करानी जिससे सभी बच्चों का दिमाग भी बेस्ट हो एंड रुचि भी ले और बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप चीज़ें समझ आ गई होगी। और सो प्लीज़ आप मुझे बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा कि इसी तरह से डीपली समझाना है या फिर थोड़ा नॉर्मल समझाना है, तो आप जैसे मुझे बताएंगे मैं इस तरह से ही नेक्स्ट सेशन में कर दूँगी। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।